Assalamualaikum students, I welcome you all to ECAT chemistry course, and today we are going to start chapter that is fundamental concepts of chemistry. So fundamental concepts of chemistry में सबसे पहले हम chemistry को discuss करते हैं और फिर उसके बाद में हम आगे के अपने concepts को clear करेंगे. So chemistry is that branch of science that deals with the structure, composition and properties of matter. यानी कि हम इसमें structure को देख रहे होते हैं कि वो किस तरह की bonding अपने अंदर रख रहे होते हैं हमारे compounds वगैरह. साथ ही साथ हम इसके अंदर प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस कर रहे होते हैं, प्रॉपर्टीज़ दैट इज़ फिजिकल और इधर केमिकल प्रॉपर्टीज़. फिजिकल प्रॉपर्टीज़ यानी कि वो किस तरह का दिखता है, क्या उसकी अपीयरेंस है और बहुत सारी चीज़ें. जबकि अगर हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो वो किस तरह से केमिकल रिएक्शन करता है, किससे रिएक्शन करता है, क्या कंडीशंस होती हैं, वो हम प्रॉपर्टीज़ में डिस्कस कर रहे होते हैं. और उन केमिकल रिएक्शंस के नतीजे में जो हमें मिल रहे होते हैं कंपाउंड, वो किस तरह से मिल रहे हैं, क्या कंडीशन अप्लाई हो रही है और क्या बन रहा है हमारे पास, वो हम कंपोजिशन में डिस्कस कर होते हैं. सो ऑल टुगेदर फिर ये बन जाता है केमिस्ट्री. और ये तमाम की तमाम चीज़ें हम बेसिकली डिस्कस कर रहे होते हैं मैटर की. सो मैटर इज़ एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव सम मास. मैटर आपको पता है कि गैस, सॉलिड, लिक्विड और प्लाज्मा की स्टेज में पाए जाते हैं. और अगर मैं ये बात करूं कि उनकी टाइप क्या होती है, सो वी डू हैव मैटर इन सब्सटेंस और इन मिक्सचर टाइप. अब इसका क्या मतलब हुआ, मैटर या तो प्योर फॉर्म में होगा यानी कि सब्सटेंस की फॉर्म, या फिर ये मिक्सचर की फॉर्म में होगा यानी कि दूसरे कंपाउंड्स या एलिमेंट्स के साथ में मिक्सचर बना के हमें मैटर मिल रहा होगा. ठीक है, यूनिवर्स के अंदर या फिर अगर मैं कहूँ अर्थ के अंदर. सब्सटेंस फर्दर और कैटेगराइज होते हैं किसके अंदर, एलिमेंट और कंपाउंड की फॉर्म. एलिमेंट प्योर फॉर्म में होता है. अगर मैं कहूँ कि मेरे पास है एक सोडियम मेटल, सोडियम मेटल का मैंने एक पीस ले लिया, सो इट इज़ इन प्योर फॉर्म, सो दैट इज़ वाई इट इज़ एन एलिमेंट. ओके, जबकि मैं बात करूँ कंपाउंड की, तो कंपाउंड आ जाता है हमारे पास सोडियम क्लोराइड, दैट इज़ सॉल्ट, हसबे जायका जो हम यूज़ कर रहे होते हैं खानों में, NaCl. सही, सोडियम और क्लोरीन दो एलिमेंट ने मिलके एक कंपाउंड बनाया, जो कि मैं कह सकती हूँ कि जो नमक आप लोग यूज़ कर रहे होते हैं वो प्योरेस्ट फॉर्म होती है, उसके अंदर कुछ मिलावट नहीं हुई होती कि वो कुछ और चीज़ डाल के देता है. सही है, तो इससे मुझे एक बात समझ में आई कि हमारे पास सब्सटेंस जो कि एलिमेंट और कंपाउंड की फॉर्म में मौजूद होते हैं, हमारे पास सब्सटेंस की प्रॉपर्टी यूनिफॉर्म होती है. ठीक है, जबकि मिक्सचर की प्रॉपर्टी यूनिफॉर्म नहीं होती. क्यों नहीं होती, इसलिए नहीं होती क्योंकि मिक्सचर के अंदर बहुत सारे डिफरेंट एलिमेंट्स या कंपाउंड्स मिले हुए होते हैं. और इज़ एन एग्जांपल ऑफ मिक्सचर. हमारी अर्थ क्रस्ट के अंदर और के हम बात करें, अगर और की बात करें तो और में अगर मैं आयरन और की बात करूँ तो आयरन और के साथ में मुझे आयरन तो मिलेगा उसके अंदर, लेकिन साथ में मट्टी भी मिलेगी. क्यों, क्योंकि वो अर्थ क्रस्ट के अंदर है. इस तरह से दूसरे एलिमेंट भी हमारे पास ओर्स के अंदर मौजूद होते हैं, कंपाउंड की फॉर्म में भी और एलिमेंटल फॉर्म में भी, लेकिन मिक्स होते हैं. सो इसकी बेस पे अगर मैं बात करूँ, वी डू हैव हेट्रोजीनियस मिक्सचर एंड होमोजीनियस मिक्सचर. हेट्रोजीनियस मिक्सचर जिनके अंदर डिफरेंट फेसेस मिले हुए हों. अब व्हाट इज मीन बाय डिफरेंट फेसेस, यानी कि जिसके अंदर डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर मिल के मिक्सचर बना रही हूँ. जबकि होमोजीनियस जिसके अंदर सेम स्टेट्स ऑफ मैटर मिल के मिक्सचर बना रही हूँ. ओके, अब अगर हम फर्दर ऑन आगे बढ़ें और अब हम चीज़ों को डिस्कस करें, एटम को, वाई, एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर, हमने इन तमाम चीज़ों को डिस्कस किया. तो उसके अंदर एक बेसिक चीज़ जो हमने पढ़ी अभी, वो क्या थी, वो थी एटम. आप लोगों ने पुरानी थ्योरीज को पढ़ा था जो कि डाल्टन एटॉमिक थ्योरी थी. उनके मुताबिक जो है वो इंडिस्ट्रक्टेबल होते थे, उनको हम तोड़ नहीं सकते थे. लेकिन फिर बाद में ये इंकशाफ हुआ कि ये तो गलत बात है.
ऐसा तो नहीं हो सकता। एटम के अंदर भी कुछ और मौजूद होता है जिन्हें हम कहते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल। लेकिन क्या सब एटॉमिक पार्टिकल जो आप जानते हैं दैट आर प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, क्या बस इतने ही होते हैं? बिल्कुल नहीं, इससे भी ज़्यादा हमारे पास सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। अब अगर हम ये देखें कि जिन सब एटॉमिक पार्टिकल को हम जानते हैं वो क्या किसी और कैटेगरी में फॉल कर रहे होते हैं? बिल्कुल। हमारे पास दो तरह के सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं, एक होते हैं एलिमेंट्री और एक होते हैं कंपोजिट। एलिमेंट्री फंडामेंटल भी कह सकती हूँ, लाइक वो किसी और से मिलके नहीं बने हुए। यू डू नो अबाउट इट, दैट इज इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन एक ऐसा सब एटॉमिक पार्टिकल है जो किसी भी सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलके नहीं बना हुआ है। जबकि मैं बात करूँ बाकी के दो सब एटॉमिक पार्टिकल की जिनके बारे में आप जानते हैं, दैट इज प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। बोथ ऑफ दीज पार्टिकल्स आर बेसिकली कंपोज्ड ऑफ क्वार्क्स, यानी कि ये क्वार्क्स से मिलके बने हुए होते हैं, तभी हम कहते हैं कंपोजिट पार्टिकल्स हैं, कंपोज हुए हैं बाकी किसी और सब एटॉमिक पार्टिकल से। और वो कौन सा सब एटॉमिक पार्टिकल होता है, इससे मिलके बने हुए होते हैं? वो होता है क्वार्क। फॉर जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन आई एम टेलिंग दिस, ओके। सो इससे हमें बात क्या मालूम हुई कि हमारे पास सब एटॉमिक पार्टिकल एलिमेंट्री भी हैं और कंपोजिट भी हैं। और अगर आपसे एमसीक्यू से पूछा जाता है कि इनमें से, इन तीन सब एटॉमिक पार्टिकल्स में से कौन सा एलिमेंट्री है और कौन सा कंपोजिट पार्टिकल है, सो नाउ यू कैन आंसर इट, ओके। अब एटम की बात की तो हम एटम के बाद में आगे बढ़ते हैं किसकी जानिब? एटॉमिक नंबर की जानिब, ओके। लाइक वी डू नो कि एटॉमिक नंबर क्या होता है। एटॉमिक नंबर की रिप्रेजेंटेशन होती है Z से, और इसमें हम नंबर ऑफ प्रोटॉन को एक्चुअली रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। या फिर हम क्या कह सकते हैं कि अगर हमें किसी का नंबर ऑफ प्रोटॉन पता चल जाए किसी एलिमेंट का, तो उसका हमें एटॉमिक नंबर भी पता चल जाएगा, ओके। फिर दूसरी चीज़ आती है मास नंबर, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं A से, और उसके अंदर हम सम करते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को और नंबर ऑफ प्रोटॉन को। साथ ही साथ एक और किस्म का मास होता है जिसमें शायद आप लोगों को कन्फ्यूजन होती है और मुश्किल लगता है कि इसे कैलकुलेट कैसे किया जाए, लेकिन आज ये मुश्किल आसान हो जाएगी। अब रिलेटिव एटॉमिक मास की मैंने बात की। रिलेटिव एटॉमिक मास जो कि अगर हम बताएं होता क्या है असल में, सो इट इज़ बेसिकली मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट divided by 1/12 mass of कार्बन एटम। सिर्फ मास नंबर में और रिलेटिव एटॉमिक मास में ये फ़र्क है। क्या फ़र्क है कि मास नंबर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है, जबकि रिलेटिव एटॉमिक मास जो है मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट डिवाइड बाय 1/12 रेशियो ऑफ मास ऑफ कार्बन एटम होता है। अब यहाँ पे मैंने एक चीज़ लिखी, मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट। हमारे पास कुछ इस तरह के भी एटम्स होते हैं जिनको हम कहते हैं आइसोटोप्स, और आपने आइसोटोन्स के बारे में भी सुना होगा और आइसोबार्स के बारे में। आइसोटोप्स क्या होते हैं? आइसोटोप्स एटम ऑफ द सेम एलिमेंट दैट हैव ओके सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। जब मैं बात करूं आइसोटोन्स की, सो आइसोटोन्स हैव सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बट डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। आइसोबार्स सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। अब अगर हम इनकी एग्जांपल्स के बारे में बताएं आपको, एंड वाई एम आई टेलिंग यू दिस, क्योंकि यहाँ पे जो मास ऑफ एन एटम है ना, ये इनमें से ही एक कोई चीज़ होती है, इसको हम कैलकुलेट करते हैं और फिर हम इसको यहाँ पे रखते हैं और फिर हम डिवाइड करते हैं उसको 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन एटम से।
ओके, तो अगर हम आइसोटोप की एग्जांपल लेते हैं, आइसोटोप की एग्जांपल क्लोरीन 35 एंड क्लोरीन 37, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, मास नंबर डिफरेंट है। ओके, फिर हम बात करते हैं आइसोटोन्स की। कार्बन एटॉमिक नंबर 6, मास नंबर 14, नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7 बट मास नंबर 15। अच्छा, यहाँ पे सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बट डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन, हाउ दे आर सेइंग दैट, लेट्स कैलकुलेट। अगर हम प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन कितने हैं यहाँ पे, 6 है। इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6 है। न्यूट्रॉन कितने हैं, न्यूट्रॉन 14 माइनस 6 इक्वल्स 8। अब आते हैं नाइट्रोजन की तरफ, प्रोटॉन 7, इलेक्ट्रॉन भी 7, जबकि न्यूट्रॉन बन जाते हैं 8। सो सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बट डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन, दैट आर नोन एज आइसोटोन्स। ओके, फिर हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आइसोबार्स क्या होते हैं। When we have same mass number, we do have same mass number, although कि सोडियम जो है वो 24 रख रहा है, हालांकि इसका एटॉमिक मास जो एवरेज एटॉमिक मास होता है वो 23 होता है। मैग्नीशियम का एवरेज एटॉमिक मास 24 होता है, और यहाँ पर असल में उन्होंने जो उनके आइसोटोप लिए हुए हैं वो सोडियम का लिया हुआ है 24 और मैग्नीशियम का लिया हुआ है 24। ठीक है, तो इन दोनों के मास नंबर तो सेम है लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। सो अगर आपको ये पेयर दे दिया जाए तो आपसे पूछा जाए कि व्हाट आर दीज, सो यू कैन से कि दीज आर आइसोबार्स। ओके, सो आपने इन चीज़ों को याद रखना है ताकि आप एमसीक्यूज में इसको इम्प्लीमेंट कर सको। अच्छा, अब हम चलते हैं कि रिलेटिव एटॉमिक मास में हमने ये बात कही थी कि मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट, हाउ डज इट गोइंग टू कैलकुलेट, किस तरीके से हम इसे कैलकुलेट करते हैं या कैलकुलेट करेंगे। आइसोटोप्स की हमने बात की। सो आइसोटोप्स बेसिकली क्या होते हैं, एटॉमिक नंबर जिनका सेम हो लेकिन डिफरेंट मास नंबर हो। हमने यहाँ पे एग्जांपल दी थी आपको क्लोरीन 35 की और क्लोरीन 37 की। लेट्स सपोज, बल्कि सपोज नहीं करते, असल में ऐसा होता है कि 35 क्लोरीन का जो आइसोटोप है वो 75% मौजूद है। ठीक है, उसकी नेचुरल अबेंडेंस जो है वो 75% है, जबकि 37 आइसोटोप ऑफ फ्लोरीन की 25% है। अगर मैं यहाँ पर कैलकुलेट करूँ मास, ठीक है, मैं किसका मास कैलकुलेट कर रही हूँ, मैं यहाँ पे मास कैलकुलेट करती हूँ आपके लिए। 35 जो कि है हमारे पास कितना परसेंट, 75% प्लस 37। अब इसके आंसर में हमारे पास आता है 35.5। ओके, ये आपके पास आ गया क्लोरीन की नेचुरल अबेंडेंस की हेल्प से, क्योंकि हमने कहा कि 35 होता है 75%, 37 होता है 25%। तो हमने इसकी हेल्प से, ये आपका वो होता है कैलकुलेट करने का तरीका होता है एवरेज मास को विद द हेल्प ऑफ नेचुरल अबेंडेंस एंड द एटॉमिक मासेस दैट दे हैव गिवन यू। ओके, तो 35.5 आया। अब मैं क्या करूँगी, जब मुझे रिलेटिव एटॉमिक मास कैलकुलेट करना होगा तो मैं 35.5 को यहाँ रखूँगी, डिवाइड करूँगी, इसे भी हम यहीं पे कर लेते हैं, 1/12 इंटू 1/12 मास ऑफ कार्बन एटम। 1/12 मास ऑफ कार्बन एटम मतलब क्या, 1/12 मास किसका, कार्बन एटम का, यानी कि हम रेशो ले रहे हैं। तो 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आंसर क्या आया, 35.5, यानी कि दैट इज रिलेटिव एटॉमिक मास। अब मैं यहाँ पर आपको यूनिट बता रही हूँ, दैट इज AMU। इसका यूनिट होता है AMU। इसका एक ओल्ड यूनिट भी होता था जिसको हम कहते थे U, लेकिन अब यूज किया जाता है AMU। U कहलाता था यूनिफाइड एटॉमिक मास। अच्छा, यूनिफाइड एटॉमिक मास से AMU क्यों हुआ, इसके पीछे भी एक रीजन है।
वो क्या रीज़न है? वो रीज़न ये है कि तब कार्बन एटम से रिलेट करके मासेस ऑफ एटम को फाइंड आउट नहीं किया गया था। ये उसका रीज़न था। जब मासेस ऑफ एटम को यानी कि रिलेटिव एटॉमिक मास को कैलकुलेट किया गया विद रेफरेंस टू मास ऑफ कार्बन एटम, तो फिर उसके बाद से इसका यूनिट AMU कर दिया गया। अब बेटा क्वेश्चन ये आता है दिमाग में कि वाई कार्बन, कार्बन ही क्यों लिया गया? इसलिए क्योंकि कार्बन का ये आइसोटोप जो हम यहाँ पे रख रहे होते हैं कार्बन 12, इसके अंदर सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन और सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होते हैं। एक रीज़न। दूसरा रीज़न क्या? वो ये कि कार्बन 12 आइसोटोप दुनिया के अंदर 98 to 99% पाया जाता है। इसी वजह से तमाम मासेस ऑफ एलिमेंट को कार्बन 12 आइसोटोप से रिलेट करके फाइंड आउट करके आपके पीरियोडिक टेबल के अंदर रखा जाता है। अब बेटे बात ये आती है कि हमारे पास तो हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है। लोगों ने उस वक्त इस तरह से आर्गुमेंट्स किए थे और उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन भी तो है, ऑक्सीजन का जो 16 आइसोटोप है उसके अंदर अगर आप देखो तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 8 और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी 8। तो हम इसे क्यों नहीं बना लेते स्टैंडर्ड के साथ? हमने कार्बन को स्टैंडर्ड बनाया है। फिर लोगों ने बहस की, तो इसीलिए उन्होंने सोचा कि हम क्यों ना ऐसा करते हैं पीरियोडिक टेबल विद द हेल्प ऑफ रेफरेंसिंग ऑक्सीजन एटम, हम उनको भी ये काम कर लेते हैं। हम एक अलग से ऑक्सीजन से रेफरेंस करके पीरियोडिक टेबल बना लेते हैं। बनाया, कार्बन का भी बनाया, ऑक्सीजन का भी बनाया, लेकिन लेटर ऑन कार्बन को ज़्यादा प्रेफरेंस दी गई और अब जो पीरियोडिक टेबल आप देखते हो और उसके अंदर जितने भी आपको एटॉमिक मासेस नज़र आ रहे होते हैं कैलकुलेट हुए जिसके अंदर कुछ पॉइंट के बाद में नंबर्स भी लिखे हुए नज़र आ रहे होते हैं आपको, वो तमाम के तमाम कैलकुलेट करके रखे गए हैं विथ रेफरेंस टू कार्बन 12 आइसोटोप। अब यहाँ पर एक रीज़न जो हाइड्रोजन का है कि हाइड्रोजन क्यों नहीं यूज़ किया गया। हाइड्रोजन को भी तो यूज़ कर सकते थे। एक तो ये कि हाइड्रोजन के आइसोटोप्स जो हैं वो 3 हैं। दूसरी चीज़ ये कि हाइड्रोजन के जितने भी आइसोटोप्स हैं अगर हम उनके अंदर बात करें कि नंबर एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास की, सो एटॉमिक मास इंटीजर वैल्यू में नहीं है उनका। ओके, सो यही वजह थी कि हाइड्रोजन को फिर उन्होंने प्रेफरेंस नहीं दी। ऑल्दो कि हाइड्रोजन उन 2 एलिमेंट्स में से एक था जो कि सबसे पहले फॉर्म हुए थे। हाइड्रोजन और हीलियम सबसे पहले एलिमेंट फॉर्म हुए थे जब बिग बैंग हुआ था। सही। सो यहाँ तक तो हमने चीज़ डिस्कस कर ली। अब मैं आपको एक और बात बताती चलूँ कि हमने बहस कहाँ से स्टार्ट की थी। वो ये की थी कि रिलेटिव एटॉमिक मास हम AMU में कैलकुलेट करते हैं और AMU क्यों आता है, फिर हमने आपको इससे रिलेट करके कार्बन 12 के बारे में बताया। अब हम आपको बताएं कि AMU के यूनिट को हम और कहाँ यूज़ कर रहे होते हैं। सो लेट मी टेल यू कि हम रिलेटिव एटॉमिक मास का जो यूनिट AMU है उसे हम यूज़ कर रहे होते हैं रिप्रेजेंट करने के लिए किसके मास को? सो AMU हम रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं मासेस को शो करने के लिए ऑफ मॉलिक्यूलर मास, फॉर्मूला मास एंड एटॉमिक मास। सही। अब AMU के साथ साथ मास का एक और यूनिट भी होता है जो होता है ग्राम। अगर हम ग्राम के बारे में आपको बताएं तो ग्राम हम यूज़ कर रहे होते हैं मोलर मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास को रिप्रेजेंट करने के लिए। मोलर मास से अब आपके दिमाग में एक चीज़ आती है कि व्हाट इज मीन बाय मोलर मास। सो मोलर मास इज बेसिकली अ मास ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस। 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस का जब आप मास कैलकुलेट करते हो तो उसे आप ग्राम में रिप्रेजेंट कर रहे होते हो, उसको हम कहते हैं मोलर मास। ग्राम मॉलिक्यूलर मास, जो भी मॉलिक्यूल का मास आप तमाम के तमाम एटम से मल्टीप्लाई करके एटॉमिक मास को सम कर रहे होते हो, उससे जो आपको ग्राम मॉलिक्यूलर मास मिल रहा होता है, मॉलिक्यूलर मास मिल रहा होता है, अगर आप उसको ग्राम में लिख दोगे सो इट विल बी नोन एज ग्राम मॉलिक्यूलर मास। एक और चीज़ मैं आपको बताती चलूँ कि हमने यहाँ पे बात की कि मोलर मास जो है वो बेसिकली मास इन ग्राम होता है ऑफ 1 मोल। सो दैट्स वाई इसका यूनिट होता है ग्राम पर मोल। ओके, और इसका यूनिट क्या? ग्राम। सो यहाँ पे बेटा आप लेकिन आपने ये चीज़ नोट की हो कि हमने यहाँ पे आपको बताया मॉलिक्यूलर मास,
formula mass, atomic mass, molar mass, gram molecular mass. We have discussed these two things. Okay, molecular mass के बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हैं. Formula mass क्या होता है? और इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है और मे भी पूछा जाए, हो सकता है, डोंट नो, कि मॉलिक्यूलर मास और फॉर्मूला मास में क्या डिफरेंस है. मॉलिक्यूलर मास मॉलिक्यूल का मास होता है, फॉर्मूला मास फॉर्मूला का मास होता है. अब ये क्या चीज़ हुई? मॉलिक्यूलर मास के अंदर हम उन कंपाउंड्स को डील कर रहे होते हैं उनके अंदर कोवेलेंट बॉन्डिंग हुई हुई होती है, और फॉर्मूला मास में हम उन कंपाउंड को डील कर रहे होते हैं जिनके अंदर आयनिक बॉन्डिंग हुई हुई होती है. सो अगर हम कहें कि आपको आपसे मैं पूछूं कि सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड का मास क्या होगा? सो यू विल से फॉर्मूला मास, क्योंकि सोडियम क्लोराइड इज एन आयनिक कंपाउंड. आर यू गेटिंग इट? सो ये तो चीज़ हमारे पास हो गई फॉर्मूला मास और एटॉमिक मास के हवाले से. अब बात आती है कि हमारे पास एक चीज़ है जो कि हमने यहाँ पे आपके लिए लिखी है, EF and MF. What is mean by EF and MF? EF empirical formula, MF molecular formula. There is a method to calculate molecular formula. There is a method to calculate or to find out or to deduce empirical formula. ये जानने के लिए कि कोई कंपाउंड जिसका आपको सिर्फ एक सैंपल दे दिया गया है और आपको बताना है कि इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला किस तरह से निकल सकता है, एम्पायरिकल फार्मूला किस तरह से निकल सकता है, तो उसके लिए आपको पहले बात मालूम होनी चाहिए कि असल में ये दोनों चीज़ें होती क्या हैं. सो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है? जिसके अंदर हम एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स बता रहे होते हैं, किसके अंदर? जो मॉलिक्यूल के अंदर होते हैं. जबकि एम्पायरिकल फार्मूला में हम क्या बता रहे होते हैं? हम बता रहे होते हैं सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल. यानी कि मॉलिक्यूलर फार्मूला ने हमें ये बताया कि कितने नंबर ऑफ एटम्स मौजूद हैं मॉलिक्यूल के अंदर. एम्पायरिकल फार्मूला हमें बताएगा कि उन तमाम एटम्स का एक दूसरे के साथ में क्या रेशो है जो एक मॉलिक्यूल के अंदर बैठे हुए हैं, जिसकी हेल्प से हम लोग फिर मॉलिक्यूलर फार्मूला तक पहुंचते हैं. सो बेटा नेक्स्ट लेक्चर में हम इन दोनों टॉपिक्स को टच करने वाले हैं डिटेल में. सो वी आर गोइंग टू मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो. टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.